हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। डिप्रिसिएशन चैप्टर के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक के लेक्चर्स में हम लोगों ने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के मेथड्स कवर किए थे और इसके अलावा प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल निकालना भी सीखा था। इन सभी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर हमने कुछ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस भी कवर करे थे। आज के लेक्चर में हम अपने पुराने कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे आपके स्टडी मटेरियल का और फिर अपने आगे के कॉन्सेप्ट्स करना शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको रिमाइंड कर देना चाहता हूं कि अगर आप मेरे व्हाट्सएप डाउट एंड टेस्ट सीरीज ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या एक ईमेल ड्रॉप कर दीजिए। इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल आईडी दोनों मूविंग टेक्स्ट पे दिख जाएगी। डिटेल वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, बल्कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 है। ध्यान से, आपके चैप्टर के एंड में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है। पेज नंबर बता देता हूं, आपके स्टडी मटेरियल का 5.28 स्टडी मटेरियल आप आईसीआई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास अभी बुक नहीं आई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। परफेक्ट एग्जाम क्वेश्चन है, परफेक्ट एग्जाम क्वेश्चन है। 10 मार्क्स में आएगा ये सवाल अगर आया आपको। अपने पास्ट बैचेस में मैं कई बार ये टेस्ट डाल चुका हूं टेस्ट में, और मैं बताऊंगा आपको ये क्वेश्चन कराते कराते कि बच्चे कहां कहां गलती करते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मेजॉरिटी बच्चे सही नहीं करते। टेस्ट में करते वक्त आपको लगेगा हो जाएगा हो जाएगा, पर ट्रस्ट मी, मेजॉरिटी बच्चे ये सवाल गलत अटेम्प्ट करते हैं। और बच्चे क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स इस क्वेश्चन में करते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो ये सवाल आपको मेरे साथ साथ ध्यान से अपने रजिस्टर्स में सॉल्व करना है, अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट समझना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कॉमन मिस्टेक्स मैं आपको बताऊंगा वो आपको कहीं नोट जरूर करनी है। ठीक है, चलिए तो पहले आराम से सवाल पढ़ते क्या बोल रहा है। कह रहा है द एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड 10 ट्रक्स at rupees 45 lakh each। इस वर्ड पे आप लोग अंडरलाइन कर देना, डब्बा बना देना। अगर आपके पास हाइलाइटर है, आप फिजिकल बुक से पढ़ रहे हो तो हाईलाइट कर देना इसको। दोबारा से पढ़ना, एलजी ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड 10 ट्रक्स एट रुपीज 45 लाख ईच ऑन 1 अप्रैल 2016। तो पहले तो भाई इसी लाइन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपनी ने एक नहीं 10 ट्रक्स खरीदे, 10 ट्रक्स खरीदे, और उसने एक ट्रक की कॉस्ट दी है। क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है, ईच, यानी एक ट्रक की कॉस्ट है 45 लाख रुपीस। आप ये मत सोचना सर इतना क्या घुसा रहे हैं इस लाइन पे। मेजॉरिटी बच्चे यहीं गड़बड़ कर देते हैं, पहली लाइन ही गड़बड़ कर देते हैं। यहां पे आपको क्या समझना है कि अगर एक ट्रक 45 लाख का खरीदा है तो यानी टोटल कितनी कॉस्ट होगी ट्रक्स की, 10 ट्रक्स की 4 करोड़ 50 लाख की, 4.5 करोड़ की। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारी 4.5 करोड़ की होगी। मेजॉरिटी बच्चे ईच वर्ड पे ध्यान नहीं देते और गड़बड़ करके आ जाते हैं। वो सिर्फ 45 लाख को कॉस्ट लेके आते हैं, जबकि एक ट्रक की कॉस्ट दे रखी है, हमें पूरे 10 ट्रक्स की बात करनी है। ठीक है, तो पहली बात ये होगी। आगे बढ़ना, ऑन October 1st 2018 one of the trucks is involved in an accident and is completely destroyed and rupees 27 lakh is received from the insurance company in full settlement। ठीक है, तो ध्यान देना, डेट्स पे बहुत गौर करना। जो कॉस्ट आपको दे रखी थी, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ परचेज दे रखी थी, वो 1 अप्रैल 2016 की थी, और ये जो डेट दे रखी है जिसमें बोल रहा है कि एक ट्रक हमारी डिस्ट्रॉय हो गई, वो October 1st 2018 की है। ठीक है, तो एक ट्रक October 1 2018 को एक्सीडेंट हो गया, नुकसान हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई, और हमको इंश्योरेंस कंपनी से 27 लाख रुपीस रिकवर हुए। आगे कहता हूं, द सेम डेट अनदर ट्रक इज परचेज्ड बाय द कंपनी फॉर द सम ऑफ रुपीज 50 लाख। सेम डेट पे, सेम डेट का क्या मतलब हुआ, 1 अक्टूबर 2018 को एक और ट्रक खरीदी हमने, कितने रुपए की, 50 लाख रुपए की। द कंपनी राइट्स ऑफ 20% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट
पर एनम, 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पर एनम। इसका मतलब कौन सा डेप्रिसिएशन का मेथड आपको लगाना है? आपको स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है। क्यों? क्योंकि हम डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट का कैलकुलेट कर रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट का डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट पे जब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, दैट मींस हम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। और यहां पे भी मेजॉरिटी बच्चे, आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन झोल करते हैं। मेजॉरिटी जो मैं टेस्ट चेक करता हूं, ये ध्यान नहीं देते इस लाइन पे, और जो सारी कैलकुलेशंस करके आ जाते हैं वो WDV मेथड के हिसाब से करके आ जाते हैं, और जिसकी वजह से सारा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। इवन अगर उन्होंने कॉन्सेप्ट सही लगा रखे हो, महीने डेट्स की कैलकुलेशन ठीक कर रखी हो, उसके बावजूद सारा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है, सिर्फ इसकी वजह से कि वो इस चीज को आइडेंटिफाई करके नहीं चल पाते। तो ये हो गई गलती नंबर 2। ध्यान से देख लेना, मैंने अभी तक आपको 2 गलतियां गिनवा दी है और मैं गिनवाता रहूंगा। तो मैं दोबारा कह रहा हूं, जो भी गलती है कहीं ना कहीं आप अपने पास इस क्वेश्चन पे, चाहे अपने रजिस्टर्स में, चाहे अपनी किताब में, चाहे कहीं पे भी, पर नोट जरूर करके रखना। आगे कहता था, कंपनी ऑब्जर्व द कैलेंडर ईयर एज इट्स फाइनेंशियल ईयर। तो यहां तो क्वेश्चन चीख चीख के कह रहा है कि भाई हमें कैलेंडर ईयर फॉलो करना है। गलती नंबर 3, हालांकि ये इतने बच्चे नहीं, कम बच्चे करते गलती, बट ये गलतियां भी मैंने इस क्वेश्चन में देखी है। इस पे क्वेश्चन में क्लियरली लिखने के बावजूद भी बच्चे कैलेंडर ईयर छोड़ के फाइनेंशियल ईयर लगा के आ जाते हैं। एक और गलती का पॉइंट, तो ये हो गई 3rd गलती। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, गिव द मोटर ट्रक अकाउंट फॉर द 2 years एंडिंग 31 दिसंबर 2019। देखो उसने सेकंड हिंट भी दे दिया, दूसरी बार भी उसने क्लियरली बता दिया कि आपको कैलेंडर ईयर फॉलो करना है, क्योंकि उसने बोला ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019। ठीक है, और ध्यान रखना उसने बोला 2 year एंडिंग 31 दिसंबर 2019, यानी कौन से साल का आपको अकाउंट बना के आना है? 2018 एंड 19 का, बस 2018 और 19 का आपका अकाउंट बनाना है। गलती नंबर 4 बता रहा हूं, क्लियरली क्वेश्चन जब बोल रहा है 2 साल का बनाना है तो आपको 2 साल का ही बनाना है। बच्चे 2 साल का नहीं बनाते, बच्चे 2016 से पूरा अकाउंट बनाते हुए चले आते हैं। तो आपको उस तरह की कोई भी ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखानी, ऐसा कुछ नहीं सोचना कि भाई अगर क्वेश्चन 2 साल का मांग रहा है, हम 5 साल का बना के आ जाएंगे तो एग्जामिनर खुश हो जाएगा। बिल्कुल उसका ऑपोजिट इफेक्ट होगा। एग्जामिनर आपको जानता नहीं है, वो आपके बारे में आपके आंसर शीट से जो इंप्रेशन बनाना है वो बनाता है। और अगर आप इस तरह की गड़बड़ करके आओगे, ओवर स्मार्टनेस दिखा के आओगे, तो एग्जामिनर के ऊपर ये इंप्रेशन पड़ेगा कि आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते। तो जितना रिक्वायरमेंट मांगी है उतना ही बनाना है। उसने 2 साल का अकाउंट मांगा है तो आप 2 साल का बनाओगे। आपका अगर बाकी साल का अकाउंट बनाने का मन कर रहा है, 2016 से अकाउंट बनाने का मन कर रहा है, तो आप वर्किंग नोट में बनाओगे, लेकिन मेन सोल्यूशन में नहीं बनाओगे। इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अभी तक मैंने आपको 3-4 गलतियां बता दी है। मैं आपको और भी गलतियां बताऊंगा कि कहां बच्चे गलती करते हैं। मैं दोबारा बता रहा हूं, आपको क्वेश्चन करके लगेगा जरूर ऐसा कि कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही है, बस ये वो है। लेकिन जब आप अपने आप क्वेश्चन करते हो, ये बच्चे जब अपने आप क्वेश्चन करते हैं नहीं कर पाते, बहुत कम मुझे सही क्वेश्चन मतलब सही सोल्यूशन मिलता है इसका। मेजॉरिटी बच्चे कोई ना कोई गड़बड़ करके आते हैं। तो प्लीज ध्यान से आप लोगों को मेरे साथ करना है ये सवाल। आओ जी, तो हम आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे, तो यहां लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तसल्ली से आराम आराम से करूंगा क्वेश्चन, आप अपने पास खोल लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 3 है? एक सेकंड, मैं अपने पास भी क्वेश्चन खोल दूं, नहीं तो स्क्रीन बार बार बदलनी पड़ती है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आप अपने पास क्वेश्चन खोल के रखना, क्योंकि बार बार आगे पीछे करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कभी कभी। तो चलिए, सबसे पहले इसको एक टाइमलाइन से समझ लो, आपको क्या करना है। रफ सी टाइमलाइन बना लेते हैं अपनी तसल्ली के लिए। तो और इसको मैं कितने 5 साल में तोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे 2016 से लेके 2019 तक की बात करनी है। तो मुझे टोटल 16, 17, 18, 19 4 साल की जरूरत है ना। तो 4 साल में इसको बांट देते हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है जी, यस, 16, 17, 18, 19, ठीक है ना। तो इसको हम डाल देते हैं। अब कैलेंडर ईयर फॉलो हो रहा है, तो ध्यान से 1 जनवरी 2016, ये साल खत्म होगा 31 दिसंबर 2016 को। यहां से नया साल शुरू होता है 1 जनवरी 2017, और ये साल खत्म होता है 31 दिसंबर 2017 को। यहां से नया साल शुरू होता है 1 जनवरी 2018,
जो खत्म हो जाता है 31 दिसंबर 2018 को, और फाइनली फिर हमारा 1 जनवरी 2019 को नया साल शुरू होगा, जो खत्म होगा 31 दिसंबर 2019 को। तो ये हो गया हमारा टाइमलाइन। पहली बात ध्यान रखना, हमको जो क्वेश्चन ने मांगा है इन 2 साल का अकाउंट बनाने बोला, ठीक है। तो एक ईयर नंबर 1, ईयर नंबर 2, ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसने जो इंफॉर्मेशन दी है वो पिछले से दी है। तो उसने क्वेश्चन ने क्या बोला हुआ है हमसे कि हमने 1 अप्रैल 2016 को, यानी यहां कहीं पे बोल लेते हैं सिर्फ में 1 अप्रैल 2016 को हमने 10 ट्रक्स खरीदी। तो 45 लाख रुपीस की हमने ट्रक खरीदी। टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स हमने इंटू 10 खरीदी, तो यानी टोटल हमने खरीदा 4.5 करोड़ रुपए की ट्रक्स को, ठीक है। तो पहली इंफॉर्मेशन ये हो गई। और फिर क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अक्टूबर 1, 2018 को एक ट्रक नुकसान हो गया। तो यहां कहीं मान लेते हैं 1 अक्टूबर 2018 को, हाँ सही है, 1 अक्टूबर 2018 को हमारा ट्रक का नुकसान हो गया। 2 बातें हुई बल्कि यहां पे है ना, एक बार नुकसान हुआ है तो 1 एक्सीडेंट लिख लेता हूं, एक्सीडेंट हो गया एक ट्रक से, और इंश्योरेंस कंपनी से हमको कितना पैसा मिला, ऐसी रफ रफ में लिख रहा हूं, 27 लाख रुपीस हमको इंश्योरेंस कंपनी से मिला। पहली कहानी ये हुई। और साथ ही साथ सेम डेट पे हमने एक ट्रक परचेज करी, यहां एक ट्रक का नुकसान हुआ, और एक ट्रक हमने परचेज करी 50 लाख रुपीस की। बस ये कहानी है, बस देखो ये कहानी है। और हाँ, सेकेंडली और एक उसने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या बता रखी है कि जो डेप्रिसिएशन लगाना है हमको, ग्रीन पेन से लिख लेते हैं, डेप्रिसिएशन हमको लगाना है 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि हम सारी इंफॉर्मेशन को यहां पे रफ में प्रेजेंट कर ले, एंड होपफुली अब मुझे अपने क्वेश्चन पे झांकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, खाली हम लोग आंसर टैली करते हुए चलेंगे। बट मेरे क्वेश्चन का ओवरव्यू ऊपर से ये हो गया, ठीक है। अब देखो, वंस आपने ये डायग्राम टाइप या जो भी बोलो इसको बना दिया, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपको काम क्या क्या करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो आपको अकाउंट बनाना है इस साल का और इस साल का, ठीक है। कॉस्ट आपको ट्रक की दे रखी है इस डेट की, यानी कि यहां से लेके यहां पे मुझे आना पड़ेगा, मुझे इस डेट पे अपने ट्रक्स की WDV निकालनी पड़ेगी। पहला काम मुझको यह करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इस डेट की WDV नहीं पता, मुझे 1 अप्रैल 2016 की कॉस्ट पता है। तो डेप्रिसिएशन निकालते चार्ज करते 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 1 जनवरी 2018 को हमारा कितना WDV आ रहा होगा ट्रक्स का, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे, एक तो लेके यहां से लेके यहां तक का डेप्रिसिएशन निकलेगा, यहां से लेके यहां तक का डेप्रिसिएशन निकलेगा, यानी कितने महीने का डेप्रिसिएशन निकलेगा, 9 मंथ्स का। ये 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन पहले हमको निकालना पड़ेगा 1 अप्रैल 2016 से 31 दिसंबर 2016, और उसके बाद हमको यहां से लेके यहां तक का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, पूरे 1 साल या 12 महीने का डेप्रिसिएशन, ठीक है। इससे हम लोग आ जाएंगे 1 जनवरी 2018 की WDV पे। इसके बाद हमको क्या काम करना पड़ेगा, जो ट्रक हमारा जिस ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और जिससे हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला, वो 1 अक्टूबर 2018 को हुआ, तो मेरे को फिर उस एक पर्टिकुलर ट्रक पे इस पीरियड का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि इस डेट का मेरे को उस ट्रक का WDV निकालना पड़ेगा टू कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस ऑन इंश्योरेंस सेटलमेंट, ठीक है। इतना काम मुझे करना है। तो पहले मैं क्या करूं, इस कैलकुलेशन को ही दिखा दूं, इस कैलकुलेशन को ही दिखा देते हैं, या एक काम करते हैं अपनी मशीनरी अपने ट्रक के अकाउंट का हम ढांचा बना देते हैं, ट्रक अकाउंट का हम लोग ढांचा बना लेते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं, और वर्किंग नोट हम इधर उधर कर लेंगे। आइडियली जो हमारी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, हमको पहले अपना मेन सोल्यूशन बनाना चाहिए और वर्किंग नोट्स नीचे दिखाने चाहिए। कोशिश हमारी यही होनी चाहिए, ठीक है भाई, सीधी लाइन ना बन जाइए तू। चलो जी, ठीक है, मैं अपना वर्किंग नोट साइड में करता रहूंगा। तो सबसे पहले हम लोग 2018 का अकाउंट बनाएंगे,
2018 का। तो 1 जनवरी 2018, या इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, क्लियर क्लियर, 1 जनवरी 2018 को मेरा कुछ बैलेंस आ रहा होगा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस बीडी, और ये मैं वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट कर लेता हूं। ये मैं वर्किंग नोट 1 में कैलकुलेट कर लेता हूं। चलो जी, तो वर्किंग नोट हम इधर दिखा देते हैं, एक मिनट, इधर आ जाओ। चलिए जी, तो वर्किंग नोट हम दूसरे पेन से कर लेते, ब्लू पेन से ही कर लेते। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ WDV ऑफ ट्रक्स ऑन 1 जनवरी 2018। ठीक है, तो मुझे बताओ कॉस्ट ऑफ ईच ट्रक कितनी है, और हम लोग यहां से देखते हुए चलेंगे। ठीक है, हमें क्वेश्चन में नहीं आ रहा, हम यहां से देखते हुए चलेंगे। तो 1 अप्रैल 2016 को 45 लाख रुपीस की कॉस्ट थी, तो मैं ये भी लिख लेता हूं, 1 अप्रैल 2016 कितनी थी, 45 लाख रुपीस की कॉस्ट थी ईच ट्रक। अभी मैं पर ट्रक की कैलकुलेशन कर रहा हूं, और फिर हम लोग 10 ट्रक्स की कैलकुलेशन पे भी आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद इसमें हमें सबसे पहले पहले साल का डिप्रिसिएशन माइनस करना है, यानी 2016 का डिप्रिसिएशन माइनस करना है। ये कैसे निकालेंगे, 45 लाख रुपीस की कॉस्ट है, 20% का डिप्रिसिएशन रेट है, लेकिन ध्यान से 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर हम लोग कितने महीने का डिप्रिसिएशन निकालेंगे पहले साल, सिर्फ 9 महीने का, सिर्फ 9 महीने का। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ रहा है 6,75,000। बहुत तसल्ली से कर रहा हूं मैं, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे इस सवाल में। चलिए, फिर आ जाता है हमारा इससे WDV ऑन 1 जनवरी 2017। ये आ रही कितनी, 38,25,000, 38,25,000। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग डेप्रिसिएशन और माइनस करेंगे 2017 का। अब यहां पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा, और गलती मत करना, दोबारा बता रहा हूं, ये ओरिजिनल कॉस्ट पे ही हमको डेप्रिसिएशन निकालना है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। ठीक है, तो कई बच्चे यहां पे जो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने बैठ जाते हैं, वो 38,25,000 का निकालते हैं। आप ऐसे गलतियां मत करिएगा, क्वेश्चन ने क्योंकि क्लियरली बोला हुआ है कि हमको हमको SLM मेथड फॉलो करना है। चलिए, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 9 लाख। 2 सेकेंड, राइट, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 9 लाख। तो अब ये कितना बच गया, ये बच गया मेरे ख्याल से 29,25,000। तो ये है WDV ऑन 1 जनवरी 2018 पर ट्रक। ध्यान देना, ये मैंने एक ट्रक की कैलकुलेशन करी है, लेकिन हम ट्रक अकाउंट बना रहे हैं, हमें सारे ट्रक्स को लेके चलना है। तो देयरफॉर WDV ऑन 1 जनवरी 2018 ऑफ 10 ट्रक्स, ऑफ 10 ट्रक्स। 10 ट्रक्स की कितनी हो जाएगी, हर एक ट्रक की 29,25,000 है, तो 10 ट्रक्स की हो जाएगी 2,92,50,000, 2,92,50,000। ठीक है, पहली वर्किंग तो मेरी ये हो गई। तो आ जाओ जी, यहां डाल देते हम लोग 2,92,50,000। पहली बात ये हो गई हमारी खत्म। अब हमको 1 अक्टूबर 2018 की बात करनी है। तो 1 अक्टूबर 2018 को हमारा एक ट्रक का एक्सीडेंट हो गया अनफॉर्चुनेटली। तो वर्किंग नोट नंबर 2 पे आ जाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन
सेटलमेंट, ऑन सेटलमेंट, बस इतना भी लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है, आ जाओ जी। तो WDV ऑफ ट्रक ऑन 1 जनवरी 2018, जो ट्रक, जिस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ उस ट्रक की 1 जनवरी 2018 को कितनी WDV थी, ये हम ऑलरेडी निकाल चुके, 29,25,000। तो ये हो गई 1 जनवरी 2018 की WDV। एक्सीडेंट हुआ 1 अक्टूबर 2018 को, तो यानी कि मुझे 1 जनवरी से लेके 1 अक्टूबर का पहले डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को चाहिए WDV ऑफ ट्रक ऑन 1 अक्टूबर। तो बस लेस डेप्रिसिएशन, कब से कब तक का, 1 जनवरी 2018 से लेके 1 अक्टूबर बोल लो, या मैं 30 सितंबर बोल लेता हूं, एक ही बात है, 30 सितंबर बोल लेते हैं, यानी 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। अब ये डेप्रिसिएशन कैसे निकालोगे, फिर उठा के ये मत कर देना 229,25,000 का 20% मत निकालने बैठ जाना भाई। हमारे को ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन निकालनी है। ओरिजिनल कॉस्ट मेरी यही है ना 45 लाख रुपीस एक ट्रक की, तो ये कैलकुलेशन हमारी 45 लाख पे ही होगी। तो बहुत अलर्ट रहना भाई, यही गलतियां होती है, मेजॉरिटी बच्चे की यही गलती होती है, इस वजह से पूरा क्वेश्चन उनका हमेशा गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, और ये निकलेगा 9 मंथ्स का, ये निकलेगा 9 मंथ्स का। तो ये हम ऑलरेडी एक बार निकाल चुके हैं ना, 9 मंथ्स का कितना आता है, 6,75,000 6,75,000। अब मुझे बताओ WDV कितनी आई, WDV ऑफ ट्रक, ऑफ 1 ट्रक बोल देता हूं भाई, चाहे आप भी 1 ट्रक लिखते चलना, बाद में भूल जाओगे। ऑन 1 अक्टूबर 2018 कितनी आई भाई, तो निकाल देता हूं, 29,25,000 माइनस 675, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 22,50,000, 22,50,000। ठीक है, इंश्योरेंस से कितना सेटलमेंट मिला, इंश्योरेंस से कितना सेटलमेंट मिला, ये लिख दिया था यहां पे, आ जाओ। इंश्योरेंस हमें कितना पैसा मिला है, 27 लाख रुपए मिला है। नीचे आ जाओ वापस, तो इंश्योरेंस से हमको 27 लाख मिला। सिंपल भाषा में क्या हुआ, 22.5 लाख का ट्रक का नुकसान हुआ, लेकिन इंश्योरेंस से हमें 27 लाख रुपए मिल गया। तो भाई अपने आप से पूछना, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। आप बोलोगे सर फायदा ही हुआ, प्रॉफिट हुआ। हालांकि थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल है, इंश्योरेंस कंपनी से कोई भाई फायदा नहीं हो सकता, है ना, इम्प्रैक्टिकल सिनेरियो है, लेकिन भाई क्वेश्चन में जो है वो है, तो फायदा हुआ है। 27 लाख की हमने, मतलब हमें सेटलमेंट मिला, लेकिन सिर्फ WDV कितनी की थी, 22.5 लाख रुपए की, तो यानी कि हमको 4.5 लाख रुपए का फायदा हो गया, 4,50,000 का फायदा हो गया। बात खत्म हो गई, आ जाओ अब सारी चीजों को डालना शुरू करते हैं। तो ध्यान से डेट्स बहुत केयरफुली डालना। लास्ट लेक्चर में भाई मैं अपोलोजाइज करता हूं, मुझे एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया था, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने करा था उसमें शायद डेट ऑफ सेल 1 अक्टूबर की हुई थी, और मैंने शायद अपने अकाउंट में 1 जुलाई डाल दिया था। ये मुझे एक स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया था कमेंट सेक्शन में, तो भाई सॉरी। हालांकि मैं आपको तो जरूर बोलता हूँ गलती मत करो, गलती मत करो, लेकिन मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी सेम गलतियां हो जाती है, तो मुझसे वो गलती हो गई थी, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अगर वो गलती मुझसे हुई थी तो आप अपने पास करेक्शन कर लेना, अगर आपने लास्ट लेक्चर मेरा करा था। ठीक है, हालांकि कैलकुलेशंस में कोई गड़बड़ नहीं हुई थी, कैलकुलेशंस पूरी ठीक थी, सिर्फ अकाउंट में डेट डालने में शायद थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, तो वो गलती आप ठीक कर देना। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद भी और अलर्टली आपको डालूं, ताकि मैं आपको कोई चीज गलत ना करा दूं। तो ठीक है, तो 1 अक्टूबर हम 2018 में को सेल हुआ है, या जो भी बोलो इंश्योरेंस का सेटलमेंट हुआ है। तो क्या क्या हमको करना है, बाय डेप्रिसिएशन लिखना है, बाय डेप्रिसिएशन 9 मंथ्स का जो डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट करा ये वाला, पहले हमको ये डालना होगा, ये वाला। ठीक है, तो ये डाल देंगे हम 6,75,000 का, 6,75,000 का ये 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन डाल दिया। अच्छा, सेम डेट पे इंश्योरेंस से पैसा मिल गया, कितना पैसा मिला, 25 लाख रुपए, नहीं सॉरी 27 लाख रुपए,
और साथ ही साथ सेम डेट पे हमें प्रॉफिट भी दिखा देना है। तो 1 अक्टूबर को प्रॉफिट यहां पे दिखाएंगे। तो कैसे दिखाएंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रैकेट में प्रॉफिट जरूर लिखना, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट, राइट। तो ये कितना हमने निकाला था? 4.5 लाख का प्रॉफिट, 4.5 लाख का प्रॉफिट। खत्म हो गई कहानी। अच्छा, एक चीज और, सेम डेट पे हमने एक ट्रक और खरीद ली। कितने रुपए की खरीदी? आई थिंक 50 लाख रुपीस की खरीदी। सेम डेट पे हमने एक ट्रक और ले ली। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको? अब 2018 को क्लोज करना है आपको। तो आपको December 31 यानी लास्ट डेट पे रिमेनिंग ट्रक्स पे, भाई जो ट्रक एक्सीडेंट हो गया उसकी कहानी खत्म, उसका हम डेप्रिसिएशन दिखा चुके 9 मंथ्स का प्रोपोर्शनेटली, बेच चुके, प्रॉफिट रिकॉर्ड कर चुके, काम खत्म हो गया। अब रिमेनिंग जो ट्रक्स बच गए, बाकी बचे जो ट्रक्स है, उनका पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकालना होगा, ठीक है। और फिर हमें अपना ट्रक अकाउंट 2018 का क्लोज करना होगा। अब यहां पे जो गलती मैंने, जिस तरह की गलती लास्ट लेक्चर में करी थी, उस तरह की गलती इंस्टीट्यूट ने कर रखी है, छोटी सी प्रिंटिंग मिस्टेक। तो उन्होंने शायद ईयर एंड का जो डेप्रिसिएशन है वो 1 अक्टूबर को ही गलती से रिकॉर्ड कर रखा है। तो आप इसको करेक्ट कर लेना अपने पास, हम लोग December 31 को इसको दिखाएंगे। अब ये कैसे डेप्रिसिएशन निकलेगा, तो इसको भी मैं वर्किंग नोट पे दिखा देता हूं, इसको भी वर्किंग नोट में दिखा देता हूं। तो प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट हमने वर्किंग नोट 2 पे दिखाया, और ये हम वर्किंग नोट 3 में दिखा देते हैं। अजो जी, वर्किंग नोट नंबर 3, चलिए वर्किंग नोट 3, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग ट्रक्स फॉर 2018, साफ साफ। तो पहले डेप्रिसिएशन ऑन 9 ट्रक्स परचेस्ड ऑन 1 अप्रैल 2016, जो सबसे पुरानी ट्रक हमने खरीदी उस पे कितना डेप्रिसिएशन आएगा? तो 45 लाख की ट्रक्स थी, इसमें से 9 ट्रक ही बची है, क्योंकि एक ट्रक का तो एक नुकसान एक्सीडेंट हो चुका, तो उसकी कहानी तो हम खत्म कर चुके। और डेप्रिसिएशन का रेट 20% था। यहां पे भी दोबारा बोल रहा हूं, केयरफुल रहना, डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे निकलेगी, तो WDV पे मत निकाल देना। तो ये कितना आ रहा है? ये आ रहा है 81 लाख, ठीक है। और डेप्रिसिएशन ऑन 1 ट्रक परचेस्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को जो एक ट्रक हमने खरीदी उसका कैसे निकलेगा? तो 50 लाख की हमने एक ट्रक खरीदी, डेप्रिसिएशन का रेट 20% है, पर ध्यान देना 1 अक्टूबर को खरीदी, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने का सिर्फ डेप्रिसिएशन इस पर निकलेगा। तो इसको 3/12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 लाख इंटू 20% डिवाइड बाय 4, तो कितना आ रहा है? 2.5 लाख आ रहा है। तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरी बन जाएगी 2018 की 83,50,000। टोटल डेप्रिसिएशन मतलब रिमेनिंग ट्रक्स की, ठीक है। बार बार कह रहा हूं, जो बची हुई ट्रक्स है उनकी डेप्रिसिएशन निकल जाएगी 83,50,000 की। तो आ जाओ, इसको डाल देते हैं यहां पे 83,50,000, 83,50,000, और फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। तो ये मैं जल्दी से कैलकुलेट कर लेता हूं कितना आ रहा है। तो 2,92,50,000 प्लस 4.5 लाख प्लस 50 लाख माइनस, तो टोटल लिख लेता हूं पहले, 3,47 लाख टोटल आ रहा है। 3,47 लाख। अब इसमें से माइनस करके दिख लेते कितना बच रहा है? 675, 27, 83, 50। दिस इज कमिंग आउट टू बी 229,75,000, 2,29,75,000। आंसर मैंने चेक कर लिया, ठीक आ रहा है हमारा आंसर, तो कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंगली अब 2019 हमको 2 साल का अकाउंट बनाना है, तो दूसरा साल का 2019 का भी बना देंगे। और यहां पे आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी नहीं, बहुत जल्दी से हो जाएगा अभी काम। तो पहले ओपनिंग बैलेंस ले आओ, टू बैलेंस बीडी 229,75,000, राइट। तो यहां पे तो और कोई सेल परचेज कुछ भी नहीं हो रहा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप ईयर एंड में डेप्रिसिएशन निकाल लोगे। तो ये डेप्रिसिएशन वैसे चाहो तो आप यहीं पे निकाल सकते हो, लेकिन क्योंकि मैं सारा काम वर्किंग नोट में कर रहा हूं तो इसको मैं वर्किंग नोट में दिखा देता हूं। तो ये वर्किंग नोट नंबर 4 में हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, फटाफट से आ जाओ जी। वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर 2019, calculation for depreciation on the calculation of depreciation for 2019। तो depreciation on 9 trucks, वही बात, purchased on 1st April 2016, तो depreciation सेम रहेगी कितनी, 81 लाख की। फिर depreciation on 1 truck, वही purchased on 1st October 2018, ये कितनी निकलेगी। अब ये 50 लाख की खरीदी थी हमने ट्रक, 20% का डेप्रिसिएशन रेट है और 2019 में तो पूरे साल चलेगा, तो ये आ जाएगा 10 लाख। यस, ये आ रहा है 10 लाख। तो टोटल डेप्रिसिएशन मेरी आ जाएगी 91 लाख। ठीक है, तो फटाफट से इसको यहां पे डाल देते हैं अपने अकाउंट में, 91 लाख। ठीक है, और फाइनली दिसंबर 31 को बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस देख लेते हैं कितना आ रहा है। इसमें से 91 चले गए तो बच गए 1,38,75,000, 1,38,75,000। आंसर आया 229, मतलब आंसर क्या टोटल आ रहा है 229,75,000, 229,75,000। ठीक है, तो ये था भाई ये सवाल। आई एम श्योर काफी बच्चे ऐसे होंगे जिनको सवाल करने के बाद लग रहा होगा अरे कुछ नहीं था कुछ नहीं था, और आप ठीक भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं था, थोड़ा वही कैलकुलेशन है। और अब तो आपको इस लेवल पे, सीए फाउंडेशन लेवल पे या सीए के ओवरऑल लेवल पे, अब तो आपको कैलकुलेटर की भी सुविधा मिल रखी है। अब तो आपको ऐसा भी नहीं कि मेंटल कैलकुलेशन करनी है, आपको कैलकुलेटर पे करना है आराम से कैलकुलेशन, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड इज पहले को क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जो मैंने आपको मेजर गलतियां बताई बच्चों की, वो गलतियां कहां हुई, जहां उन्होंने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। डेप्रिसिएशन का रेट क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, कैलेंडर ईयर फॉलो करना है क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है, कॉस्ट ऑफ ट्रक, ईच ट्रक दे रखी है, एक ट्रक की कॉस्ट दे रखी है, क्लियरली लिखा हुआ है। तो बस क्वेश्चन पढ़ने की देरी है, क्वेश्चन में सिर्फ 2 साल का अकाउंट बनाना है, क्लियरली लिखा है। लेकिन यही बच्चे झोल कर रहे हैं, यही एरर्स कर रहे हैं। जो चीज क्वेश्चन खुद आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है उस इंफॉर्मेशन को ही प्रोसेस नहीं कर रहे बच्चे। तो आपको बस उतनी बात का ध्यान रखना है, बाकी कैलकुलेशन तो आप अप्लाई कर ही दोगे, टाइम बेसिस पे आपको कैलकुलेशन करनी है। ऐसा भी नहीं कि आपको डेज में कैलकुलेशन करनी है, मंथ्स में कैलकुलेशन करनी है, तो इतनी कोई टेक्निकल कैलकुलेशन है नहीं, वो आप कर लोगे वंस आपने क्वेश्चन में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाई कर दी। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है इसको आप अपने आप से एक बार और खुद से ट्राई जरूर करना। ये नहीं कि हमने यहाँ लेक्चर में कर लिया तो हो गया, आपको अपने आप से एक बार करके देखना है, बिना सोल्यूशन देखे बिना कुछ देखे अपने आप से करके देखना है कि क्या आप सारी कैलकुलेशन ठीक ठीक कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैंने बहुत तसल्ली से लगभग कितने आधा घंटा लगा के पूरा मैंने सवाल आपको कराया, जस्ट ताकि आप पूरी की सारी बातों को पकड़ पाओ। तो आई होप ये सवाल आपने मेरे साथ साथ करा होगा। अब जल्दी से बिना समय बर्बाद करें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की आप लोग हेडिंग डालना मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट तो बहुत छोटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो जल्दी से इसको कवर कर देते हैं। तो पहले आप लोग मेरे साथ साथ लिखना, इट इज अ temporary account it is a temporary account in which
सेल ऑब्लिक डिस्पोजल ऑफ मशीन as well as profit oblique loss on such sale oblique disposal is shown. We will understand the preparation of machine disposal account with the help of following examples. With the help of following example. तो पहले आप लोग इतना नोट कर लेना और फिर मैं अपने एग्जाम्पल्स के ऊपर आता हूं। तो पहला एग्जाम्पल आप नोट करना, मैं एग्जाम्पल रीड करता हूं, तब तक आप लोग नोट कर लेना या वीडियो पॉज करके नोट कर लेना, जैसा भी ठीक लगे। ये एक सेकंड इसको ठीक कर देता हूं। हाँ, तो क्वेश्चन कहता है WDV of machine on 1st January 2018 is ₹30 lakh। तो 1 जनवरी 2018 की WDV मैंने आपको दे दी। A machine whose WDV on 1st January 2018 was ₹12 lakh was sold on 1st October 2018 for ₹10 lakh। तो एक मशीन थी जिसकी 1 जनवरी 2018 को रिटर्न डाउन वैल्यू 12 लाख बता रखी है, उसको हमने बेच दिया 1 अक्टूबर 2018 को। कितने रुपए में बेचा? 10 लाख रुपए में बेचा। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2018, यानी कैलेंडर ईयर बेसिस पे आपको अकाउंट बनाना है। एक साल का अकाउंट मांग रहा हूं 2018 का। क्या क्या अकाउंट बनाने? एक तो मशीन अकाउंट बनाना है, और देखो एक बनाना है आपको मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम ऑन WDV बेसिस। तो भाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट क्या होता है? तो देखो बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है मशीन डिस्पोजल अकाउंट। जो मैंने लाइन इंग्लिश में यहाँ पे लिखी है वही मैं हिंदी में बताऊंगा, तो इसी को यहीं से पढ़ लो। इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट। एक टेम्परेरी अकाउंट होता है इन विच सेल या डिस्पोजल ऑफ मशीन एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सच सेल या डिस्पोजल इज शोन। तो देखो अभी तक मैंने आपको जो सिखाया उसमें हम क्या करते थे, अगर कोई मशीन सेल हो रही होती थी या डिस्कार्ड हो रही होती थी या स्क्रैप हो रही होती थी या जो भी हो रही होती थी, हम जो भी सेल वगैरह होते थी वो डायरेक्टली मशीन अकाउंट में दिखाते थे, और जो भी प्रॉफिट लॉस आता था वो भी हम मशीन अकाउंट में दिखाते थे, है ना। अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट जब आपको बनाना होता है तो आप क्या करते हो? कुछ नहीं, काम आपको वही करना है, आपको कोई नई कैलकुलेशन नहीं करनी, बस एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम आपको करना है। आपको एक नया अकाउंट खोल देना है मशीन डिस्पोजल अकाउंट का, और उस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं, अपनी सेल को दिखाते हैं और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको दिखाते हैं। अब वो कैसे दिखाते हैं उसको ओरली बताने से अच्छा, थ्योरेटिकली बताने से अच्छा क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की हेल्प से हम लोग देख ले। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये एग्जांपल आपने नोट कर लिया हो। चलो अब कैसे इसको करना है मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे मशीन अकाउंट। और उसके नीचे बनाएंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट चलो, हालांकि मैंने बड़ा, मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा बना दिया अकाउंट, इतना बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, बट कोई बात नहीं। तो भाई सबसे पहले तो अपना बेसिक काम कर लेते हैं। 1 जनवरी 2018 का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं, टू बैलेंस पीडी। तो ये मैंने आपको WDV बता रखी डायरेक्टली 30 लाख की।
अब 30 लाख की तो डब्ल्यूडीबी आपको दे रखी है 2018 की। अगेन पढ़ना, इसमें से इस 30 लाख में से कुछ 12 लाख की डब्ल्यूडीबी की मशीन ऐसी थी जो हमने 1 अक्टूबर 2018 को बेच दी। तो 1 जनवरी से लेके 1 अक्टूबर 2018 तक का मेरे को इस 12 लाख के ऊपर जो है डिप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं 1 अक्टूबर को बेच रहा हूं तो मुझे 1 अक्टूबर की डब्ल्यूडीबी पहली बात चाहिए होगी टू डिटरमाइन द प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वर्किंग नोट में ले आता हूं और हम लोग निकालते हैं। तो वर्किंग नोट में हम लोग निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ डब्ल्यूडीबी, या डब्ल्यूडीबी क्या लिखूं, प्रॉफिट और सेल, प्रॉफिट या लॉस लिख लेता हूं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में लिख लिया। तो कैसे करना है, तो डब्ल्यूडीबी ऑन जनवरी फर्स्ट 2018। तो कितनी डब्ल्यूडीबी की मशीन हमने बेची, 12 लाख की। लेकिन ये 12 लाख की डब्ल्यूडीबी कौन सी डेट पे थी, 1 जनवरी को थी। बट मैंने बेचा कब है, 1 अक्टूबर को बेचा है। तो यानी कि मेरे को कितने महीने का डिप्रिसिएशन और निकालना पड़ेगा, 3 महीने का डिप्रिसिएशन। तो हम इसमें से माइनस कर देंगे डिप्रिसिएशन, सॉरी 3 महीने का कह रहा हूं, 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना होगा। तो डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ्स, डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ। ठीक है, तो 12 लाख का डब्ल्यूडीबी, और डब्ल्यूडीबी बेसिस पे मैंने बोला है, यानी डब्ल्यूडीबी मेथड यूज करना है, तो आपको ओरिजिनल कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 12 लाख की डब्ल्यूडीबी है, डिप्रिसिएशन का रेट आई थिंक मैंने 10% दिया है, और इसमें हमें 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन निकालना है। तो ये कितना आ रहा है भाई, ये मेरे ख्याल से 90,000 आएगा। यस, ये 90,000 आएगा। यप, तो ये आ गया 90,000। तो ये आ रहा है 11,10,000 डब्ल्यूडीबी ऑन 1 अक्टूबर 2018। और फिर मैंने क्या किया, इसको बेच दिया, लेस सेल। तो इसको मैंने 10 लाख रुपए में बेचा, यानी 11,10,000 की मशीन मैंने 10 लाख पे बेची। तो यानी इसका मतलब मैंने कहीं ना कहीं इसको लॉस पे बेचा। कितने लॉस पे, 1,10,000 रुपए के लॉस पे। ठीक है, तो ये मेरी कैलकुलेशंस हो गई। तो अब आपको अपने लेजर्स में इसको कैसे दिखाना होता है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, 2018 अक्टूबर 1 को हम लोग जो 9 महीने का डिप्रिसिएशन मैंने निकाला वो लगा लेंगे। तो वो कितना आएगा, ये जो मैंने निकाला था 90,000। तो इन 90,000 का जो हमने डिप्रिसिएशन निकाला 9 मंथ्स का, वो हम यहां पे दिखा देंगे। अब नॉर्मल सिनेरियो में आप क्या करते हो, आप यहां पे बाय बैंक लिख लेते हो, और क्योंकि यहां लॉस आ रहा है तो आप यहीं पे बाय लॉस दिखा देते हो और आपका काम खत्म हो जाता है। पर अब आप यहां पे बना रहे हो मशीन डिस्पोजल अकाउंट, यानी एक हम अलग से अकाउंट बना रहे हैं जिसमें हम लोग सेल या डिस्पोजल दिखाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, डेट ऑफ सेल पर जो डब्ल्यूडीबी ऑफ मशीन है जो मैंने बेची है, इसको उठा के हम लोग मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसको हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ध्यान देना, डब्ल्यूडीबी ट्रांसफर कर रहा हूं, जितनी डब्ल्यूडीबी की मशीन मैंने बेची उतनी डब्ल्यूडीबी की मशीन में ट्रांसफर कर रहा हूं। तो कितनी डब्ल्यूडीबी की मशीन मैंने बेची है, 11,10,000 की, 11,10,000 की। इसको मैं उठा के ट्रांसफर कर देता हूं मशीन डिस्पोजल अकाउंट पे, और कोरेस्पॉन्डिंगली फिर इसको क्रॉस पोस्ट कर देते हैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो उसके डेबिट साइड में आ जाएगा टू मशीन अकाउंट, 11,10,000। ठीक है, अब जो काम आप करते थे सेल दिखाने का, प्रॉफिट या लॉस दिखाने का, मशीन अकाउंट में दिखाते थे जो, वो हम यहां पे दिखाएंगे। इस पर डेट भी डाल देना 1 अक्टूबर 2018। ठीक है, डेट भी डालनी, डेट भी डालते हुए चलेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब अपनी जो सेल वगैरह है वो यहीं पे दिखाएंगे। तो 1 अक्टूबर 2018 को हम लोग सेल दिखा देंगे बाय बैंक, 10 लाख। और 1 अक्टूबर 2018 सेम डेट पे लॉस भी दिखा देंगे बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लेता हूं लॉस।
1,10,000। ठीक है, तो बस फर्क क्या है, ये बाय बैंक और बाय पीएनएल ये मैं दिखाता कहां, आइडली मैं इसको मशीन अकाउंट में दिखाता, बस जब मशीन डिस्पोजल अकाउंट खोल रहा हूं तो इसको मैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट में दिखा रहा हूं। ठीक है, तो डब्ल्यूडीबी और मशीन सोल्ड उठा के हम लोग मशीन डिस्पोजल में ले आए, और जो सेल और लॉस या प्रॉफिट जो भी है ये सारी चीजें हम लोग मशीन डिस्पोजल अकाउंट में दिखाएंगे। तो बहुत ही एक बेहद छोटा सा अकाउंट बनता है आपका, कुछ नहीं करना पड़ा, देखो आपको कोई एक्स्ट्रा सच को एफर्ट नहीं लगाना पड़ा, बस एक एक्स्ट्रा अकाउंट का फॉर्मेट जरूर बनाना पड़ा, बट कैलकुलेशन कोई एक्स्ट्रा नहीं करनी पड़ी आपको। ठीक है, और देखो ये आप ऑटोमेटिकली जो मशीन डिस्पोजल अकाउंट है इसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा, तो ये डाउट मत लाना कि भाई सर मशीन डिस्पोजल अकाउंट की बैलेंस का क्या होता है, इसमें कभी बैलेंस बचेगा ही नहीं, इसमें कभी बैलेंस बचेगा ही नहीं, ये बनता ही इस प्रकार से कि इसमें बैलेंस बचता ही नहीं। ठीक है, तो ये इसलिए मैंने बोला कि मशीन डिस्पोजल अकाउंट एक टेम्परेरी अकाउंट है, इसका कोई बैलेंस नहीं बचने वाला, राइट। तो इस प्रकार से मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना होता है। तो ये जो एग्जांपल मैंने आपको कवर कराया है मशीन डिस्पोजल का, ये वो केस मैंने बेसिकली कवर कराया है जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे थे, इन अदर वर्ड जिसमें हम लोग मशीन को ही डब्ल्यूडीबी पे मेंटेन कर रहे थे। व्हाट इफ हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन करें, अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी है और उसमें भी आपको मशीन डिस्पोजल भी बनाना है, तो किस प्रकार से आपको काम करना है ये हम समझते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल की हेल्प से। चलिए, अच्छा इससे पहले कि मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल कराऊं, इससे पहले कि हम सेकेंड एग्जाम्पल पे बढ़े, हम मशीन अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो फटाफट से इसको जल्दी से December 31 को हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे बाय डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगी इसको वर्किंग नोट पे दिखा देते हैं। चलो, वर्किंग नोट 2, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन रिमेनिंग मशीन्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, कैसे निकलेगा आप ये आपका ये, तो आपकी 30 लाख की ओपनिंग डब्ल्यूडीबी थी, उसमें से 12 लाख की डब्ल्यूडीबी तो चली गई, खत्म हो गई, तो रिमेनिंग डब्ल्यूडीबी कितनी बच गई हमारी, 18 लाख की बच गई। तो रिमेनिंग 18 लाख की डब्ल्यूडीबी की मशीन पे हम लोग पूरे साल का 10% के हिसाब से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, तो 1,80,000 का डिप्रिसिएशन जो बचे हुए मशीन पे आएगा वो हम यहां डाल देंगे, और सेम डेट पे आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस भाई अपने आप निकाल के डाल देना, मैं इसको यहां तक छोड़ दे रहा हूं, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा ये आप निकाल सकते हो, ये क्लोजिंग बैलेंस आप निकाल देना। ठीक है, तो बस ये एक छोटा सा काम रह गया, तो ये मैंने आपको करा दिया। अब मैं बढ़ता हूं फटाफट से अगले एग्जाम्पल की ओर। चलिए, तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 देखिएगा मेरे साथ साथ। तो पॉज करके चाहता हूं आप इसको नोट कर लेना, बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट, बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट, यहां एक चीज और डाल देना, एट कॉस्ट, एट कॉस्ट। तो बैलेंस ऑफ मशीन अकाउंट एट कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2018 बता रखा है कितना, 20 लाख। बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 1 जनवरी 2018 1,18,000। तो ये आपको दोनों भी ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए। फिर कहता है मशीन कॉस्टिंग ₹4 लाख, accumulated depreciation ₹3,20,000 was sold for ₹1 lakh on 31st December 2018। तो हमने एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 4 लाख की और जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 320 का था, उसको बेच दिया 1 लाख रुपए में। तो पहले तो ये देखो कि जो मशीन हमने बेची उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी थी, इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी थी। तो आप बोलोगे सर 4 लाख का कॉस्ट था, उस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,20,000 का था, तो डब्ल्यूडीवी 80,000 की रही होगी। तो इस 80,000 की मशीन को हमने सेल कितने पे कर दिया, 1 लाख रुपए पे कर दिया। तो जब 80,000 की मशीन हमने 1 लाख में बेच दी, तो यानी कि हमको हो गया फायदा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो गया, 20,000 का हो गया, 20,000 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो पहले तो आपको ऐसे शॉर्ट में ये कैलकुलेशन मैंने बता दी। आगे बढ़ना, डेप्रिसिएशन फॉर 2018 कितना है, 80,000 रुपए, यानी करंट ईयर का डेप्रिसिएशन भी आपको बता दिया है 80,000 रुपीज। प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। तो वही आपका मशीन अकाउंट बनाना है, आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है और मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाना है, जो कॉन्सेप्ट हम एक्चुअली यहां पे सीख रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा एग्जाम्पल हम ये सॉल्व करें।
तो देखो कैसे बनाना है, ध्यान से करेंगे। तो इसमें एज सच आई डोंट थिंक मुझे कोई वर्किंग करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे दी। तो एक मशीन अकाउंट बनेगा, एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, और एक मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनेगा। ठीक है, चलो जी। सबसे पहले जो आपको ओपनिंग बैलेंसेस मैंने आपको बता रखे हैं वो डाल देते हैं। डेट्स के साथ डालना है भाई, डेट्स 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 नहीं भूलनी इस चैप्टर में। ओहो, एक सेकेंड, ये इसको सही कर देता हूं। आओ जी, तो 2018 जनवरी 1, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। तो मशीन का ओपनिंग बैलेंस मैंने आपको दे रखा है कितना, 20 लाख रुपीस, 20 लाख रुपीस। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस इधर आता है, ध्यान से यहां पे भी डेट डालनी है, जनवरी 1 बाय बैलेंस बीडी। ये कितना दे रखा है मैंने आपको, 1,80,000, 1,80,000। तो इतनी बात हमारी क्लियर हो गई। अब क्या करना होता है आपको, आगे की इंफॉर्मेशन ध्यान से। कह रहा है मशीन कॉस्टिंग 4 लाख हमने बेच दी, तो मशीन जिसकी कॉस्ट थी 4 लाख वो हमने बेची। अब यहां पे हम बना रहे हैं क्या, मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो हमने क्या समझ लिया है कि भाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट जब बनता है तो जो भी सेल होती है या डिस्पोजल होता है, और प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल या डिस्पोजल होता है, जो भी चीजें होती है वो सारी चीजें हम कहां दिखाते हैं, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में दिखाते हैं। तो इसका मतलब क्या, हमको मशीन डिस्पोजल में बैलेंस को उठा के ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब मशीन अकाउंट बन रहा है एट कॉस्ट। ये जो मशीन अकाउंट बनता है ये कॉस्ट पे मेंटेन होता है, ये हमेशा कॉस्ट पे मेंटेन होता है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि हमने 4 लाख की कॉस्ट की मशीन बेची, तो ये 4 लाख की कॉस्ट को मुझे उठा के मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कैसे मैं ट्रांसफर करूंगा, 2018 और 31 दिसंबर को हो रही है सेल, तो बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, तो यहां पे मैं कॉस्ट दिखाऊंगा 4 लाख। क्यों कॉस्ट दिखाऊंगा, क्योंकि जो मशीन अकाउंट बन रहा है वो कॉस्ट पे मेंटेन हो रहा है। तो यहां पे जो भी फिगर आ रही है वो कॉस्ट की फिगर आ रही है। तो जो मशीन, जितनी भी कॉस्ट की मशीन आपकी बिक रही है वो कॉस्ट हम यहां पे दिखा देंगे और उठा के इसको ट्रांसफर कर देंगे, और कोरेस्पॉन्डिंगली हम लोग क्रॉस पोस्ट कर देंगे मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। तो यहां पे आ जाएगा टू मशीन अकाउंट 4 लाख, टू मशीन अकाउंट 4 लाख। कहानी खत्म, इतनी। आगे बढ़ो। अब जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो कितना बता रखा है मैंने आपको, 3,20,000 का बता रखा है, 3,20,000 का बता रखा है। तो यानी कि जो मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो 3,20,000 का है, जिसको मैंने बेचा है ना। एक मिनट, ठीक है। तो 3,20,000 के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मैंने आइटम बेचा है। एक मिनट देना, मैं एग्जांपल एक बार चेक कर लूं टेक्निकली। हाँ, तो एक इसमें ना, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं एक छोटा सा करेक्शन कर देना। तो ये थोड़ा मैंने रैंडमली फिगर्स ले रखी है, इसलिए थोड़ी गड़बड़ हो रही है। मेरा फोकस तो खाली कॉन्सेप्ट समझाने का था। तो ये डेप्रिसिएशन फॉर 2018 है ना, इसको 80,000 जो मैंने लिखवाया था इसको काट के 5 लाख लिख लेना। थोड़ी अनरियलिस्टिक फिगर है, थोड़ी अनरियलिस्टिक फिगर है, लेकिन टेक्निकली क्वेश्चन थोड़ा चल जाएगा। ठीक है, तो रैंडम फिगर लेने की वजह से हो रहा है ये। तो एनीवेज को आप करेक्शन कर लेना, 5 लाख रुपए को इसको ठीक कर देना। ठीक है, तो अब मैं वापस अपनी चर्चा पे आता हूं। तो हम क्या बोल रहे थे कि भाई 3,20,000 की जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो लगानी है हमको ऑन द मशीन सोल्ड। अब भाई अगर हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट ना बनाते, अभी खाली देख लेना, अगर हम मशीन डिस्पोजल अकाउंट ना बनाते तो हम क्या काम करते, डेट ऑफ सेल पे
हम लोग इसको मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे, यानी एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। बट चूंकि यहां पे अब मशीन डिस्पोजल अकाउंट बन रहा है और जो मशीन की जो कॉस्ट है जो बिकी है वो उठा के मैं ऑलरेडी मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर चुका हूं, तो अब इसको मशीन अकाउंट में ले जाने का कोई पर्पस नहीं रहा। अब इसको भी उठा के हम लोग कहां लेके जाएंगे, मशीन डिस्पोजल अकाउंट में। क्योंकि जो मशीन अकाउंट में जो एसेट बिकी है उसमें जो कॉस्ट है वो कॉस्ट हम ऑलरेडी डिस्पोजल अकाउंट में यहां पे ट्रांसफर कर चुके हैं, ये वाली, राइट। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि भाई मशीन डिस्पोजल अकाउंट में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन या सॉरी एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को उठा के ट्रांसफर कर देंगे। तो ये 3,20,000 को हम लोग मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो आ जाओ जी, इसको यहां पे भी क्रॉस पोस्ट कर देना, 2018 December 31 बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 3,20,000, 3,20,000। ठीक है, इतनी कहानी हो गई खत्म। अच्छा, दूसरी बात हमने यहां पे क्या निकाला था, हमने बोला था यहां पे प्रॉफिट आ रहा है, हमने बोला था 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है। तो इसको भी, प्रॉफिट को भी हम मशीन डिस्पोजल में ही दिखा देंगे। तो इसको इधर दिखाएंगे, टू P&L अकाउंट प्रॉफिट कितना आ रहा था, 20,000, और जो सेल है वो यहां पे आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट, 1,00,000, 1,00,000 की सेल करी। तो देखो, मैंने आपसे बोला था मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाते ही इस प्रकार से हम हैं कि ऑटोमेटिकली पूरा टैली कर जाता है, इसमें कभी कोई बैलेंस बचेगा ही नहीं। अगर गलती से आपके क्वेश्चन में, आपके सोल्यूशन में, आपके आंसर में आपको मतलब आपके बैलेंस बच रहा हो मशीन डिस्पोजल अकाउंट में, तो समझ जाना आपने कुछ गड़बड़ कर रखी है। इसमें आइडियली क्या है, इसमें कोई बैलेंस बचना ही नहीं चाहिए, ये बनता ही इस प्रकार से, राइट। तो ये हो गया मेरा मशीन डिस्पोजल अकाउंट। तो कॉन्सेप्ट तो यही था, मशीन डिस्पोजल अकाउंट समझना था कि हमें किस प्रकार से काम करना होता है, तो वो तो हमने कर लिया। बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस हम अपने बाकी अकाउंट्स भी क्लोज कर देते हैं। तो सबसे पहले मशीन अकाउंट को क्लोज कर देता हूं। तो यहां पे बच कितना गया बैलेंस, बाय बैलेंस CD 16 lakhs, 16 lakhs। तो ये हो गया मेरा बैलेंस खत्म, मशीन अकाउंट क्लोज। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, करंट ईयर का डिप्रिसिएशन हमें डालना होता है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में। तो हम ये डाल देंगे, इधर आ जाएगा December 31 को बाय डिप्रिसिएशन। ये करंट ईयर का डिप्रिसिएशन है, यानी 2018 का डिप्रिसिएशन है 5,00,000। बस, तो बस अब इसका भी क्लोजिंग बैलेंस इधर बच जाएगा, टू बैलेंस CD। तो ये कितना बच रहा है, 86, 86 में से 3 20 गए, तो ये कितना 360 बच रहा है शायद। तो वही मैंने कहा, थोड़ी सी अनरियलिस्टिक फिगर्स हो रही हैं, बट कोई बात नहीं, अपना फोकस तो कॉन्सेप्ट समझने पे है। बस, ठीक है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है मशीन डिस्पोजल अकाउंट का, ठीक है। तो ऐसा कोई विचित्र या कोई नया कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस इसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एक काम करना पड़ रहा था। कॉन्सेप्चुअली ज्यादा कुछ खास इसमें था नहीं, कैलकुलेशन वाइज आपको कुछ खास करना नहीं था, ठीक है। तो आई होप कि पहली बात आपको क्लियर हो गया होगा। आपको दोनों भी केसेस में मैंने बता दिया कि जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन नहीं होता तब क्या हमें करना होता है मशीन डिस्पोजल के लिए, और अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा है तो हमें मशीन डिस्पोजल कैसे बनाना होता है। तो अब आपको काम क्या करना है, लास्ट लेक्चर में मैंने एक इलस्ट्रेशन 9 का जिक्र किया था, इलस्ट्रेशन हाँ 9 का ही जिक्र किया था। तो इसको आप एक बार ट्राई करना अपने आप से होमवर्क में। आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें जो इसमें है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बस आपको थोड़ा सा इसको इसमें यहाँ पे अप्लाई करके देखना है, ठीक है। तो इसको आप लोग इसमें ट्राई करके देखना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालना, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। पहले इसमें नोटिंग कर लेते हैं, आप लोग मेरे साथ साथ लिखना। depreciation method should be reviewed
पीरियोडिकली। ब्रैकेट में लिखना प्रेफरेबली ईच फाइनेंशियल ईयर एंड। And if there is a change in expected pattern of consumption of future economic benefits from such asset, the method should be changed accordingly. Changed accordingly. चलिए, तो सिंपल है, कुछ खास नहीं है। हम कह रहे हैं बेसिकली कि जो डेप्रिसिएशन मेथड होता है उसको हमको हर साल रिव्यू करना चाहिए कि भाई क्या हम जो मेथड लगा रहे हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं, क्या वो एप्लीकेबल है, क्या वो रेलिवेंट है, क्या वो ठीक है, किस बेसिस पे, मतलब किस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमको रिव्यू करना होता है। हम देखते हैं कि भाई हमारी कंजम्पशन कैसी चल रही है, क्या हमारी एसेट की कंजम्पशन कुछ बढ़ गई है, क्या हमारी एसेट की कंजम्पशन कुछ कम हो गई है, या जो भी है। तो ये सारी चीजें हमको देख के एक बार हमको जांच लेना चाहिए हर साल कि क्या जो डेप्रिसिएशन मेथड हम फॉलो कर रहे हैं वो सही है, रेलिवेंट है, हमारे केस में बैठती है कि नहीं बैठती। और अकॉर्डिंगली अगर हमें लगता है कि भाई कोई पैटर्न में चेंज है, कोई कंजम्पशन पैटर्न हमारा बदल रहा है, तो उस केस में फिर हमको अपने डेप्रिसिएशन मेथड को चेंज कर देना चाहिए। तो बस इतना सा पॉइंट है। आ जाओ जी, आगे लिखते हैं। नेक्स्ट लिखते हैं, change in depreciation is treated as change in accounting estimate. Change in accounting estimate. And its effect is adjusted। या एक काम करना, ऐसा मत लिखना इसको, तो पहले तो आप इतना एक लाइन लिख लेना, और ये लाइन वैसे इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट को अंडरलाइन कर लेना। तो पहले इतना लाइन समझ लो, मतलब समझने के लिए खैर कुछ है नहीं, बस इतना है कि जब डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होता है, जब डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होता है तो उसको हम ट्रीट करते हैं एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। दो चीजें होती है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो डेप्रिसिएशन मेथड चेंज होना एक चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट होता है एज पर, ये भी लिख लो आगे, कहां लिखा है, एज पर रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो पहले आपको ये बात समझनी है कि चेंज इन अकाउंटिंग, सॉरी, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। यहां से आपका ट्रू फॉल्स का सवाल बन सकता है ना। स्टेट विद रीजन वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो आपको जवाब क्या लिखना होगा, आंसर इज फॉल्स। व्हाई? बिकॉज चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड इज टू बी ट्रीटेड एज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहां से सवाल बन सकता है, 2 नंबर का ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, राइट। चलिए, इसमें आप नेक्स्ट एरो डाल के लिखना,
द इफेक्ट ऑफ सच चेंज requires quantification and disclosures as it may affect current year profits, as it may affect current year profits or future profits. ठीक है, तो जो भी चेंज हो रहा है डेप्रिसिएशन मेथड पे, उससे हमारे प्रॉफिट्स में बदलाव आ सकता है। कैसे बदलाव आता है, अब एग्जांपल की हेल्प से दिखाऊंगा, लेकिन बदलाव आता है तो जरूरी हो जाता है कि हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोजर्स दें, बताएं कि भाई हमने डेप्रिसिएशन मेथड चेंज किया है और इस चेंज की वजह से हमारे प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं, हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए, या जो भी है, तो जो भी इफेक्ट है वो हमें दिखाना चाहिए। क्वांटिफिकेशन का क्या मतलब होता है कि हमें अमाउंट में बताना चाहिए कि अमाउंट में, रुपीज में कितना हमारा इफेक्ट हो रहा है, मेथड चेंज करने की वजह से रुपीज में क्या फर्क आ रहा है, क्या चेंज आ रहा है, मेरे प्रॉफिट कितने रुपए से कम हो रहे हैं, कितने रुपए से बढ़ रहे हैं, या जो भी है, तो ये हमको दिखाना चाहिए। ठीक है, आओ जी एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं और समझते हैं इस पूरी बात को। तो कॉन्सेप्चुअल एग्जाम्पल लिखना मेरे साथ साथ। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ मशीन आपको दे रखी है 10,50,000 की, वैसे आपके स्टडी मटेरियल का एग्जांपल यहां पे लिखवा रहा हूं, बट आप लिख लेना, ये नहीं कि स्टडी मटेरियल में है तो नहीं लिखेंगे, लिख लेना भाई। रेजिडियल वैल्यू 50,000 है, यूजफुल लाइफ बता रखी है 10 ईयर्स की, कंपनी चार्जेस depreciation on SLM basis, on SLM basis for first 2 years, for first 2 years. In year 3, it changes the method to WDV method at the rate of 25% per annum. Calculate depreciation for year 3 and also state the effect on profits of year 3 due to such change. तो ये है आपका एग्जाम्पल। तो पहले इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना, दोबारा कह रहा हूं भाई स्टडी मटेरियल का है, परंतु आपको नोट करना है, ये नहीं स्टडी मटेरियल में तो हम नोट नहीं करेंगे, हम स्टडी मटेरियल से पढ़ लेंगे, हम किताब से पढ़ लेंगे, नहीं, आप अपने हाथ से चीजें लिखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी चीजें। ठीक है, चलिए, तो क्या लिखा है भाई इस एग्जाम्पल में, कहानी समझना, सिंपल सी कहानी है। मैंने आपको ओरिजिनल कॉस्ट बता दी 10.5 लाख रुपए की, रेजिडुअल वैल्यू बता दी 50,000 की, और यूजफुल लाइफ भी बता दी 10 ईयर्स की, इतनी इंफॉर्मेशन दे दी। फिर हमने बोला कि जो पहले 2 साल हमने डेप्रिसिएशन निकाला
वो स्ट्रेट लाइन मेथड बेसिस पे निकाला, यानी एसएलएम मेथड लगा के हमने पहले 2 साल में डेप्रिसिएशन निकाला। फिर ईयर 3 में हमने सोचा चलो हम अपना डेप्रिसिएशन मेथड चेंज कर देते हैं, और हमने मेथड चेंज करके कर दिया रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड एट द रेट ऑफ 25% पर एनम, मतलब 25% के बेसिस पे हम लोग अपना WDV पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। आपको क्या निकालना है, आपको बताना है कि भाई ईयर 3 का कितना डेप्रिसिएशन आएगा, और इस डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करने की वजह से हमारी ईयर 3 के प्रॉफिट्स में क्या फर्क पड़ेगा, हमारी ईयर 3 के प्रॉफिट्स में क्या क्या फर्क पड़ेगा, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो भाई बताओ डेप्रिसिएशन कितना निकलेगा फॉर ईयर 1 एंड 2। ईयर 1 एंड 2 एसएलएम बेसिस पे हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं, तो कितना निकलेगा, तो फॉर्मूला में एसएलएम वाला लगा देंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, है ना। तो ये फॉर्मूला लगा लोगे तो आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 1 लाख रुपए पर एनम। पर एनम मतलब ईयर 1 में भी 1 लाख रुपए, ईयर 2 में भी 1 लाख रुपए। तो जब आप ईयर 1 और 2 का डेप्रिसिएशन लगा दोगे तो आपका कितना WDV बचेगा, तो WDV एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 3, ईयर 3 की शुरुआत में कितनी WDV बची होगी। ईयर 3 की शुरुआत में हम 2 साल की डिप्रिसिएशन निकाल चुके होंगे, तो जब कॉस्ट थी 10.5 लाख रुपए की, इसमें हमने 2 साल का डिप्रिसिएशन लगा दिया, 1 लाख इंटू 2 लिख देता हूं, तो कितनी मेरी WDV बची होगी, 8.5 लाख रुपए की, 8.5 लाख रुपए की। अब ईयर 3 में हमें डिप्रिसिएशन जो निकालना है वो WDV मेथड से निकालना है। तो ईयर 3 की तो कैसे निकालोगे आप डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन फॉर ईयर 3 तो 8.5 लाख का WDV है, क्योंकि अब हम WDV मेथड यूज कर रहे हैं, तो अब हम डिप्रिसिएशन WDV पे निकालेंगे। तो ईयर 3 की शुरुआत में 8.5 लाख रुपए का WDV है, और रेट कितना मैंने बोला, आई थिंक 25% बोला था, तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 2,12,500, 2,12,500, है ना। ये पहली बात हो गई। अच्छा, दूसरा मैंने आपसे पूछा इफेक्ट बताओ ऑन प्रॉफिट ऑफ ईयर 3। ईयर 3 के प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आया होगा, तो खुद सोचो। जो डेप्रिसिएशन है, अगर मैं डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस पे ही निकालता तो मेरा डेप्रिसिएशन आता कितना, 1 लाख रुपए। वो मैंने निकाल दिया था क्योंकि एसएलएम पे तो हर साल 1 लाख रुपए आ रहा था। लेकिन क्योंकि अब मैंने इसको चेंज कर दिया WDV मेथड पे, तो अब मेरा डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ गया, 2,12,500, 2,12,500। तो यानी कि इससे क्या हुआ, डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करने से क्या हुआ, मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ गया कितने रुपए से, 1,12,500 से बढ़ गया, है ना। एसएलएम बेसिस लगा था तो 1 लाख बनता, लेकिन अब आ रहा है 2,12,500, यानी मेरा डेप्रिसिएशन का खर्चा बढ़ गया। जब मेरा डेप्रिसिएशन बढ़ गया, और डेप्रिसिएशन एक खर्चा होता है, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो, तो इसका मतलब मेरा कहीं ना कहीं खर्चा बढ़ गया, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस बढ़ गया। तो जब मेरा एक्सपेंस बढ़ गया तो इससे मेरे प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आया होगा, खुद सोचना। क्या मैं कह सकता हूं मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे, क्योंकि मेरा एक खर्चा बढ़ गया 1,12,500 से, तो यानी मेरा प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं बढ़ नहीं गया, कम हो गया। ठीक है, तो क्योंकि मेरा डिप्रिसिएशन 1,12,500 से बढ़ रहा है, यानी मेरे प्रॉफिट्स डिक्रीज हो रहे होंगे, रिड्यूस हो रहे होंगे बाय 1,12,500। ठीक है, तो आई होप पहली बात आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, सेकेंडली एक्स्ट्रा काम आपसे मैं अगर कराऊं, मैं आपसे बोलूं 3 साल की डेप्रिसिएशन हमने निकाल दी, अगर मैं आपसे बोलूं ईयर 4 की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, तो आप कैसे निकालोगे। तो अब ईयर 4 में भी हम लोग WDV मेथड लगाएंगे, ईयर 4 में भी WDV मेथड लगाएंगे, तो कितनी डेप्रिसिएशन निकलेगी, तो मेरी WDV आ रही थी कितनी, 8.5 लाख रुपए की ईयर 3 पे। इसमें से मैंने ईयर 3 में डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया, 2,12,500 का।
तो बचे हुए जो होगा वो मेरा WDV आएगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 4, और इसका मैं 25% निकाल दूंगा। तो ये जितना भी आएगा निकाल के देख लेना। और अगर ईयर 4 में भी आपसे पूछा जाए कि प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आएगा, तो बिल्कुल सेम वे में आप प्रॉफिट कंपेयर कर सकते हो अपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को, कि SLM में कितना आ रहा था, तो SLM में तो 1 लाख ही आता, और एक्चुअल में WDV में कितना आ रहा है ये आप देख लेना, और देख लेना कि मेरा डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट आ रहा है, डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, जो भी हो रहा है, और अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम एक स्टडी मटेरियल का सवाल कर लेते हैं। चलिए अब हम करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। इलस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ योर स्टडी मटेरियल, पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको, पेज नंबर है 5.20, पेज नंबर 5.20। चलिए, तो कहता है मेसर्स अंशुल एंड कंपनी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना, वैसे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। तो कहता है मेसर्स अंशुल एंड कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन 1st January 2015 when they purchased plant and equipment for ₹7 लाख। तो 1 जनवरी 2015 को बिजनेस स्टार्ट हुआ और एक प्लांट एंड इक्विपमेंट खरीदी गई 7 लाख रुपए की। इसको मैं बोल देता हूं M1, इसको मैं बोल देता हूं M1। They adopted a policy of charging depreciation at the rate of 15% per annum on diminishing balance method या diminishing balance basis। diminishing balance basis का क्या मीनिंग हुआ? It means WDV method, WDV method। और कह रहा है एंड ओवर द इयर्स द परचेजेस ऑफ प्लांट हैव बीन एज फॉलोज। तो अलग अलग डेट्स में हमने इसके अलावा और भी परचेसेस करी, जैसे कि 1 जनवरी 2016 को 1,15,000 की हमने परचेस करी, इसको मैं M2 बोल देता हूं। और 1 जनवरी 2019 को हमने 2 लाख की परचेस करी, इसको मैं M3 बोल देता हूं। तो बेसिकली 3 प्लांट एंड मशीनरी आपकी बारे में बात हो रही है आपकी। आगे कहता है 1 जनवरी 2019 इट वाज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन टू स्ट्रेट लाइन मेथड। तो हमने बोला 1 जनवरी 2019 से हम लोग अपना डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर देते हैं। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 6 years फॉर ऑल द एसेट्स परचेज्ड बिफोर 1 जनवरी 2019। यानी कि 1 जनवरी 2019 से पहले जो भी एसेट्स हमने खरीदी, हमने बोला कि अब 1 जनवरी 2019 को जिस डेट पे हम अपना मेथड चेंज कर रहे हैं, उस पे हम लोग एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो लेंगे वो 6 years की लेंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2019 से पहले कौन सी हमने मशीनरी खरीदी? एक तो ये वाली खरीदी और एक ये वाली खरीदी, यानी M1 और M2 खरीदी। M3 तो हमने 1 जनवरी 2019 को ही खरीदी। तो दोबारा से पढ़ लेता हूं ये लाइन। ऑन दिस डेट रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज, ऑन दिस डेट को ना अंडरलाइन कर लेना, ऑन दिस डेट का मतलब क्या हुआ? 1 जनवरी 2019 को। On this date, remaining useful life was assessed as 6 years for all the assets purchased before 1st January 2019 with no scrap value, and 10 years for the assets purchased on 1 जनवरी 2019। यानी कि M3 के लिए हम लोग कितनी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ लेंगे? 10 years लेंगे। तो M1 में लेंगे 6 साल, M2 में भी लेंगे 6 साल, और M3 में लेंगे 10 years। अब रिक्वायर्ड क्या है? अच्छा, अब जो रिक्वायर्ड इन्होंने बोला हुआ है इसको आप काट लेना, क्योंकि इन्होंने रिक्वायरमेंट कुछ और डाली हुई है और सोल्यूशन में कुछ और कर रखा है। जो रिक्वायरमेंट उन्होंने डाली है वो सोल्यूशन में उन्होंने पूछा नहीं हुआ, तो आप इसकी रिक्वायरमेंट मॉडिफाई कर देना। मैं लिख रहा हूं कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2019 and also prepare plant and machinery account for 2019, या for 2019 ना लिख के लिख लो for the same।
ठीक है, मतलब सेम साल के लिए 31 दिसंबर 2019 को साल जो खत्म हो रहा है, हमको डेप्रिसिएशन निकालनी है और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो हम ये काम करेंगे। तो वैसे बहुत ईजी है, कुछ खास है नहीं। आ जाओ जी। तो मैं अब अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूं वापस और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ जी। तो ये हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10, राइट। तो पहले हम लोग कैलकुलेशंस दिखाते हैं सारी। पहले हम लोग कैलकुलेशंस दिखाते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूं M1 की, अगर मैं M1 की बात करूं तो M1 जो हमने परचेज करा है, परचेज ऑन 1 जनवरी 2015। ठीक है। तो कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2015 कितनी कॉस्ट की हमने परचेज करी M1? 7 लाख रुपए की। तो इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन फॉर 2015। तो अभी हम लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे थे इस टाइम पे? हम लोग WDV मेथड यूज कर रहे थे। हम लोग WDV मेथड यूज कर रहे थे और 15% का डेप्रिसिएशन निकाल रहे थे। तो ये आ जाएगा 7 लाख का 15%। तो ये आई थिंक आएगा 1,05,000। देख लेता हूं। 1,05,000। तो बच गए 5,95,000। ये हो गया मेरा WDV ऑन 1 जनवरी 2016। 1 जनवरी 2016। फिर से इसमें डेप्रिसिएशन निकालेंगे अभी, है ना। 2016 में भी अभी हम लोग WDV यूज कर रहे हैं। तो फॉर 2016, तो 2016 का जो डेप्रिसिएशन निकलेगा वो अगेन WDV पे निकलेगा। तो 5,95,000 की एसेट है या WDV है, इस पे हम लोग 15% निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका 15% कितना आएगा? क्या आएगा? 89,250। 89,250। इसके बाद कितनी WDV मेरी बच जाएगी? 505,750। 505,750 ये हो गई WDV ऑन 1 जनवरी 2017। फिर से डेप्रिसिएशन निकालो। डेप्रिसिएशन फॉर 2017। अभी भी कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? WDV, क्योंकि अभी भी मेथड चेंज नहीं हुआ। मेथड कौन सी डेट से चेंज हुआ है? 1 जनवरी 2019 से। तो अभी भी हम लोग WDV पे ही निकालेंगे। तो 5,05,750 का 15% निकलेगा। तो ये कितना आएगा? ये आएगा, पॉइंट्स में आ रहा है 75,862.5। ठीक है, तो 0.5 आ रहा है, तो मैं इसको एग्जैक्ट लेके चल रहा हूं। आप राउंड ऑफ कर सकते हो, बट मैं एग्जैक्ट लेके चल रहा हूं। तो बच गया 4,29,887.5। तो ये क्या है? ये है WDV ऑन 1 जनवरी 2018। 1 जनवरी 2018। अच्छा, अब 2018 की बात करो डेप्रिसिएशन की। अभी भी हम लोगों को कौन सा मेथड यूज करना है? अभी भी हम लोगों को WDV यूज करना है। तो आ जाओ जी। 429,887.5 इंटू 15%। तो ये कितना आ जाएगा? तो ये आ रहा है, अब मैं इसको राउंड ऑफ कर दूंगा, 644,83। 644,83। ठीक है, अब मैं इसको राउंड ऑफ करके चल रहा हूं। तो बच कितना गया? एक मिनट, दोबारा देख लेते हैं। 429,887.5 इंटू 15%। तो ये आई थिंक बच रहा है 365,404.5। 365,404.5 आई थिंक इतना ही बच रहा है। यस, ठीक है, ये ठीक है। WDV ऑन 1 जनवरी 2019। आई थिंक सोल्यूशन में उन्होंने राउंडिंग ऑफ का गड़बड़, हमारा थोड़ा सा फर्क आ रहा होगा राउंडिंग ऑफ की वजह से।
हम्म। हाँ, तो सोल्यूशन में हमारा राउंडिंग ऑफ का ही फर्क आ रहा है, बहुत छोटा सा, बाकी ठीक है इसका। ठीक है, अब यहां पे मैं रुक जाता हूं, अब मैं यहां पे रुक जाता हूं। अब 1 जनवरी 2019 से हमने क्या फैसला किया कि चलो छोड़ो WDB मेथड, अब हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड SLM बेसिस पे अपनी कैलकुलेशंस करते हैं। तो यहां से हमारा मेथड चेंज होके हो गया SLM पे। अब SLM बेसिस पे निकालने के लिए आपको यूजफुल लाइफ, स्क्रैप वैल्यू, ये सारी चीजें चाहिए होती है, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो स्क्रैप वैल्यू तो क्वेश्चन ने बोल दिया 0 है, वो तो उसने क्वेश्चन ने क्लियरली बोल दिया। लेकिन उसने बोला 1 जनवरी 2019 से जो भी मशीनरी पहले हमने खरीदी होगी, 1 जनवरी 2019 से पहले जो भी हमने परचेजेस करी होगी, उसकी उन सारी मशीन की हम लोग यूजफुल लाइफ मान लेंगे 6 साल। अब ये तो ऑब्वियसली 1 जनवरी 2019 से पहले की खरीदी हुई है, तो अब हम इसकी यूजफुल लाइफ कितनी मानेंगे? 6 ईयर्स की मानेंगे। तो अब जब मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा तो मैं लिखता हूं डेप्रिसिएशन फॉर 2019, ये निकलेगा पहली बात ऑन SLM बेसिस, और कितना निकलेगा? तो कॉस्ट 365 404.5 को ही हम कॉस्ट मान लेंगे। अब हम इसको ही कॉस्ट मान लेंगे, स्क्रैप वैल्यू 0 होगी, और 6 साल क्वेश्चन बोल रहा है, 6 साल हमको लेके चलना है। तो जब मैं इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो ये लगभग आ रहा है 60,901, 60,901। इसको मैं ब्लू से डब्बा बना देता हूं। ये हो गया मेरा डेप्रिसिएशन फॉर 2019। हमें क्वेश्चन में 2019 का डेप्रिसिएशन निकालना है, लेकिन 2019 के डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मेरे को पुराने सालों के भी डेप्रिसिएशन निकालने पड़ेंगे, ताकि मैं इस वाली फिगर पे आ पाऊं। ठीक है, जब तक मैं इस वाली फिगर पे नहीं आ पाऊंगा तब तक मैं ये वाली कैलकुलेशन कर नहीं सकता। तो इसलिए हमको सारे सालों का डेप्रिसिएशन निकालना। ठीक है, अब सेम काम हम करते हैं अपने N2 के लिए, सेम काम करते हैं हम N2 के लिए। N2 M2 हमने कौन सी डेट को परचेज करा था? सेकेंड मशीनरी परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2016। तो कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट क्वेश्चन ने बता रखी है 1.5 लाख। इसमें से निकालो पहले डेप्रिसिएशन फॉर 2016। ठीक है, तो यहां तो SLM सॉरी WDB बेसिस पे निकलेगा, तो कितना निकलेगा? 1,50,000 का 15%। तो ये आएगा कितना? ये आएगा 22,500। ठीक है, तो कितना बच गया मेरा? 127,500। ये क्या हो गया? ये आ गया मेरा WDB ऑन 1 जनवरी 2070, 1 जनवरी 2070। अब निकालो डेप्रिसिएशन फॉर 2017, डेप्रिसिएशन फॉर 2017, ये भी हम WDB पे निकालेंगे। तो 1,50,000, सॉरी 1,50,000 नहीं, अब मेरी WDB कितनी है? अब मेरी WDB है 127,500 की। तो ये जब मैं निकालूंगा तो आएगा 19,125, 19,125। कितना बच गया? 1,08,375। ये आ गई मेरी WDB ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018। अब 2018 के लिए भी हमको WDB पे कैलकुलेशन करनी है। तो डेप्रिसिएशन फॉर 2018 ये कितनी आ जाएगी? अब मेरी WDB है 1,08,375, इसका 15%। तो ये कितना आ रहा है? तो ये आ रहा है 1616। तो मैं इसको राउंड ऑफ कर लेता हूं, 16,256 आ रहा है, 16,256। अब मेरे को कितनी मेरी WDB बच गई? ये बच गई 92,119, 92,119। ये हो गई WDB ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019। अब यहां पे अगेन क्या हुआ? बदलाव हो गया।
1 जनवरी 2019 से हमने मेथड चेंज करके एसएलएम कर दिया। तो अब जो मेरा डिप्रिसिएशन आएगा फॉर 2019 ये निकलेगा एज पर एसएलएम, ये निकलेगा एज पर एसएलएम। तो कैसे निकालेंगे? 92119 ये मेरी कॉस्ट बन जाएगी, इसको मैं कॉस्ट मान लूंगा। स्क्रैप तो वही 0 है, रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कितने साल लेंगे हम यूजफुल लाइफ, यहां पे भी 6 लेंगे क्योंकि ये एसेट भी हमने 1 जनवरी 2019 से पहले खरीदा था। तो अगेन मैं यहां पे देख रहा हूं, यहां पे तो चलो हमारी फिगर एग्जैक्ट मैच हो गई, तो चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको जब मैं निकालूंगा तो ये कितना आ रहा है 15353। तो डेप्रिसिएशन आ गई मेरी 15353, 15353। तो ये हो गया मेरी मेन कैलकुलेशन जो मुझे एक्चुअली में निकालना था एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, तो हो गई बात खत्म M2 की। अब बात कर लेते हैं जल्दी से M3 की। M3 में तो कोई मत्था पच्ची है ही नहीं, बहुत सिंपल है। M3 कब खरीदी हमने? परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 2019, यानी जिस डेट पे हमने मेथड चेंज किया उसी डेट पे हमने खरीदी। तो यहां तो आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना ही नहीं, तो यहां पे आप निकाल लोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन, या कॉस्ट लिख लेता हूं पहले। तो कॉस्ट हमारी इसमें कितनी है दे रखी क्वेश्चन में? कॉस्ट दे रखी है 2 लाख रुपए की। तो डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? डेप्रिसिएशन फॉर 2019, तो ये हम एसएलएम पे ही निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा? 2 लाख की कॉस्ट है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, डिवाइडेड बाय, अब इसमें हम यूजफुल लाइफ 10 लेंगे क्योंकि ये हमने 1 जनवरी 2019 को ही परचेज करा है। क्वेश्चन ने बोला है 1 जनवरी 2019 की जो परचेज करी उसकी यूजफुल लाइफ 10 लेनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 20,000। तो बस मेरा मेन सोल्यूशन पहला आ गया। टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 2019 कितना आएगा? तो जो जो भी मेरे ब्लू डब्बे बनाए वो मेरा आंसर है। तो 6901 प्लस 15353 प्लस 20,000, तो ये कितना आ रहा है मेरा? 15353 प्लस 20,000, तो ये आ रहा है 96254, 96254। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बोला था कि आप प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना 2019 के लिए, ये भी बना लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। टू 2019, तो 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस निकालो, कितना आएगा? टू बैलेंस बीडी, कितना ओपनिंग बैलेंस लेंगे हम यहां पे? तो M2 की अगर मैं बात करूं, सॉरी M1 की अगर मैं बात करूं, तो M1 का ओपनिंग बैलेंस कितना था? ये था 365 404.5, 365 404.5। और M2 का कितना था? M2 का था 92,109, 990, 92,119। तो भाई टोटल कितना आ रहा है? 365 404.5 प्लस 92,119, ये आ रहा है 457,523.5। ठीक है, अच्छा, सेम डेट पे हमने एक नई मशीनरी खरीदी 2 लाख की, तो ये लिख देता हूं टू बैंक 2 lakhs। फाइनली December 31 को बाय डेप्रिसिएशन, मिट जा भाई मिट जा, चलो तो बाय डेप्रिसिएशन, तो टोटल डेप्रिसिएशन मैं ऑलरेडी निकाल चुका, कितना था? ये 96254, 96254। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बच जाएगा निकाल लेना, बाय
बैलेंस सीडी। तो टोटल आ रहा है कितना, 657 523.5 523.5 और यहां का भी वही होगा 657 523.5। इसमें से माइनस कर दो 657 523.5 माइनस 96254, तो कितना बैलेंस बच रहा है 561,269.5। ठीक है, तो 0.5 का फर्क आ रहा है हमारा खाली, क्यों? क्योंकि मैंने एक जगह एग्जैक्ट 0.5 फिगर ली थी, उसको राउंड ऑफ नहीं किया था। आप उसको राउंड ऑफ भी कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आपका आंसर एग्जैक्टली मैच कर जाएगा। बट दिस इज ऑल्सो 100% करेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग, चेंज इन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। तो आई होप ये सवाल आपने मेरे साथ साथ अपने रजिस्टर्स में सॉल्व किया होगा और अब आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए, इस लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आपका होमवर्क क्या है, आपको एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 करना है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो एंड में दे रखे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना। ठीक है, और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 जो मैंने करवाया था बिल्कुल स्टार्टिंग में, उसको एक बार अपने आप से करके देख लेना। ठीक है, तो आई होप ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर ये आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।